नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना और इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हेल्थ डीएनए में बातचीत करने के लिए डॉक्टर रचिता मुंजाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रचिता सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं और जिस मुद्दे पर हम इनसे आज बातचीत करने वाले हैं वो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जिसके बारे में लोग कम जानते हैं, बात भी कम की जाती है, फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन। उस पर हम करेंगे इनसे बातचीत और जानते हैं कि आखिरकार ये होता क्या है और इसके बारे में कौन कौन से मिथ हैं जो टूटने वाले हैं आज, और आपको कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलने वाली हैं। सबसे पहले तो आप बताएं कि ये होता क्या है। सो फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन बेसिकली किसी भी विमेन की या मैन की एबिलिटी टू गेट प्रेग्नेंट इन फ्यूचर को सेव करने को बोलते हैं फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन। इसका मतलब है कि विमेन की एग्स को या तो हम प्रिजर्व कर लें या फिर ओवेरियन टिश्यू को प्रिजर्व कर लें, मैन में स्पर्म को फ्रीज़ करके रख लें या फिर टेस्टिकुलर टिश्यू को फ्रीज़ करके रख लें। सो फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन किन लोगों को ज़रूरत पड़ती है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। सबसे पहली चीज़ सोशल एग फ्रीजिंग जिसे हम बोलते हैं। आजकल बहुत सारी औरतें अपनी प्रेगनेंसीज़ को डिले कर रही हैं बिकॉज ऑफ कोई भी रीज़न हो, करियर में फोकस करना है, एकेडमिक्स में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और जस्ट कोई राइट पार्टनर ही नहीं मिला। सो किसी भी रीज़न से अगर प्रेगनेंसी या मैरिज को हमें डिले करना है किसी को, तो एग्स को अपने फ्रीज़ करके रख सकते हैं सो दैट एक इंडिपेंडेंटली हम अपनी लाइफ को जी सकें, सो दैट हमारे माइंड में हमेशा ये ना रहे कि बायोलॉजिकल क्लॉक इज़ टिकिंग, जो आज की डेट पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अदर दैन दैट फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन मेडिकल कंडीशंस, जैसे कि किसी को अगर अनफॉर्चुनेटली कैंसर हो जाए जिसमें कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, तो उन केसेस, उन ट्रीटमेंट्स से एग्स या फिर स्पर्म्स मैन में वो अफेक्ट होते हैं, डैमेज होते हैं, बिकॉज ये गोनाडोटॉक्सिक ट्रीटमेंट्स हैं। तो उन ट्रीटमेंट्स से पहले भी फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन ज़रूर कर लेना चाहिए। या किसी को ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं या जेनेटिक कंडीशंस हैं जिससे एग्स या स्पर्म के ऊपर इफ़ेक्ट आ सकता है विथ टाइम या फिर विथ ट्रीटमेंट, या किसी फीमेल का फैमिली हिस्ट्री है अर्ली मीनोपॉज या फिर प्री मैच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी का, उन फीमेल्स को भी एग फ्रीजिंग या फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के बारे में सोचना चाहिए। फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन की जहाँ तक बात होती है, लोग अभी बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हैं और लोगों को ये नहीं पता है कि किस उम्र में हमको कर लेना चाहिए। बहुत सारे लोग तो ये भी नहीं जानते होंगे, जो आपने जानकारी दी कि फीमेल के साथ मेल के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कौन सी सही एज होती है जब हमें ये कर लेना चाहिए? सो फॉर फीमेल्स हम सब जानते हैं कि एक एग रिजर्व नाम की चीज़ होती है। हम सब फीमेल्स एक फ़िक्स एग रिज़र्व के साथ पैदा होते हैं, जो धीरे धीरे विथ टाइम कम होता जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, पर्टिकुलरली 30 के बाद और फिर 35 के बाद और 38 के बाद, और एग का नंबर कम होता जाता है और एग की क्वालिटी भी कम होती जाती है। और इसी के साथ साथ जो आगे प्रेगनेंसी होगी या बेबी होगा, उसमें जेनेटिक प्रॉब्लम्स या जेनेटिक कंडीशंस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो इसीलिए एज फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम रेकमेंड करते हैं फॉर विमेन, द अर्लियर द बेटर इट इज़। जितना जल्दी एज में करेंगे अपने एग्स को फ्रीज, उतना अच्छा आउटकम होगा, उतना ही हेल्दी प्रेगनेंसी होगा, उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे प्रेगनेंसी के। सो द राइट एज फॉर विमेन इज़ लेट 20s या फिर अर्ली 30s, जहाँ पे एग्स का क्वालिटी बेटर होगा। क्योंकि आज जिस एज पे हम एग्स को फ्रीज़ करेंगे, अल्टीमेटली आउटकम उसी पे डिपेंड करेगा कि उस टाइम पे जब हमने एग्स को फ्रीज़ किया था, उस टाइम पे एग क्वालिटी कैसी थी। फॉर मैन इट इज़ लिटिल डिफरेंट। मैन में एजिंग थोड़ी स्लोअर होती है, थोड़ी डिलेड होती है। सो स्पर्म फ्रीजिंग को हम थोड़ा सा लेटर एज तक भी कर सकते हैं। और जो फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन की बात हम कर रहे हैं, उसे लेकर बहुत सारे मिथ भी हैं लोगों के। अभी तक दिमाग में बहुत सारे भ्रम हैं कि खतरा पैदा हो सकता है, या उससे जब आगे प्रेगनेंसी होती है तो हेल्दी बेबी नहीं होता है, या किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। इन सब में कुछ सच्चाई है? सो अगर हम एग फ्रीजिंग की बात करें तो एग फ्रीजिंग में कुछ स्टेप्स होते हैं। उसमें कुछ शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि माइनर साइड इफ़ेक्ट्स लाइक ब्लोटिंग हो जाना, थोड़ा नॉजिया होना, मूड स्विंग्स होना, इस तरह के माइनर साइड इफ़ेक्ट्स जो कि बस उस टाइम तक रहते हैं जब एग फ्रीजिंग के लिए हम ओवरीज को स्टिमुलेट कर रहे हैं।
बट एज सच कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स या लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। और जहाँ तक आगे फ्यूचर बेबी का क्वेश्चन है, एक नॉर्मल या नेचुरल कंसेप्शन में जो रिस्क होते हैं बेबी के अंदर एबनॉर्मैलिटी के या एनॉर्मली के, उतने ही % चांसेस एक फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन या फिर IVF या ICSI बेबीज़ के अंदर होते हैं। और जो फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन है उसे लेकर लोग सोचते हैं कि बहुत खर्चीला है और ये बहुत नया नया है और हम कैसे इसको हम इसका खर्चा कैसे उठाएंगे, और हर साल पैसे लगते हैं, उसको प्रिजर्व करके रखने के लिए कुछ फीस देनी होती है। ये सब को लेकर क्या जानकारी है? सो अगर हम आज से कुछ साल पहले 10 साल पहले जाएं, ये ट्रीटमेंट्स काफ़ी एक्सपेंसिव थे, बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ हमारी कंट्री में आ रही हैं, इम्प्रूव लैब कंडीशंस हैं, इनका जो एग फ्रीज़ करके जो आउटकम्स हैं वो बेटर हो रहे हैं विद टाइम, तो उससे जो कॉस्ट है वो काफ़ी अफोर्डेबल हो गई है। अगर अभी हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। येस, ईयरली रीन्यूअल चार्जेस लगते हैं, बट इट इज़ वेरी मच अफोर्डेबल। एंड आई वुड से कि जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, वी एज डॉक्टर्स आर ऑल्सो ब्रिंगिंग अवेयरनेस ग्लोबली, इतनी नॉलेज अवेलेबल है, इतने सारे फर्टिलिटी क्लिनिक्स हैं जहाँ से लोगों को नॉलेज बढ़ रही है अबाउट दी फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो पिछले कुछ सालों में बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ ने इसके बारे में अपने जर्नीज़ को एक्सप्लेन किया है, पब्लिक में ओपन अप किया है। प्रियंका चोपड़ा, डायना हिडन, मोना सिंह, बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने अपनी एग फ्रीजिंग जर्नी के बारे में बताया है, तो जिससे ये अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गई है। और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस में बात करूँ तो आज से अगर 5 years पहले जो एग फ्रीजिंग या फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन की क्वेरीज सिर्फ मे बी 1 to 2 पर मंथ होती थी, वो अब ऑलमोस्ट 10 to 15 पर मंथ हो गई है। उसका रीज़न अवेयरनेस कह लो, रीजनेबल ट्रीटमेंट्स प्राइसिंग कह लो, और या फिर लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज़ ने जब ओपन अप किया है तो उससे लोगों को अवेयरनेस बढ़ रही है। पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट, सो दैट्स द एडवांटेज हियर। जब सेलिब्रिटीज़ किसी बारे में बात करती हैं तो लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा हो जाती है, हम अपनी प्रैक्टिस में वो देख भी रहे हैं। एक्सेप्टेंस हो जाती है अगर कोई बड़ा शख्स इसके बारे में बात करे। जो एग फ्रीजिंग की आप बात कर रही हैं उसके लिए एज आपने बताया कि 30 तक कर लेना चाहिए। अगर किसी ने नहीं किया है तो उसके लिए संभावनाएं क्या बनती हैं आगे? फिर भी अगर वो 40 to 45 की उम्र में माँ बनना चाहे तो हम फिर भी ऐसा नहीं कि चांसेस नहीं होते हैं। हम बोलते हैं यस, लेट 20s या अर्ली 30s एक आइडियल या बेस्ट टाइम है, बट बहुत सारे वुमेन 35 to 40 के बीच में आते हैं एंड वी गेट प्रेगनेंसीज विद दैट एज वेल। ऐसा नहीं है कि हम राइट एज ये है, बट ऐसा नहीं है कि अब नहीं हुआ तो नहीं कर सकते। फिर भी जब भी आपको लगे कि आपको एग्स, या जब भी आपका अवेयरनेस आए, या जब आपको किसी के बारे में पता चले अबाउट दी फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन और एग फ्रीजिंग, तो तब हमें कर लेना चाहिए। प्लस ऑफ कोर्स अगर किसी को कैंसर है या कोई ऐसा ट्रीटमेंट, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी या कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसमें एक एग्स को या स्पर्म को डैमेज होने के चांसेस हैं, तो डेफिनेटली आपको फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए to discuss about the options of fertility preservation methods. Okay. और जो fertility preservation की आप बात कर रही हैं, हमने जो खर्चे की बात की कि बहुत मिनिमम अब कॉस्ट हो चुकी है, फिर भी कोई फिगर होगा जिसके अराउंड ऐसा? So if I talk about egg freezing के चार्जेस, वो अराउंड 1,20,000 का खर्चा आता है, और उसमें कुछ रीन्यूअल चार्जेस होते हैं अराउंड 10,000 पर मंथ, बट 1,20,000 में विच इंक्लूड्स ऑल द सारे इंजेक्शंस, अल्ट्रासाउंड। अगर हम स्टेप बाय स्टेप एग फ्रीजिंग की बात करें तो देयर आर 3 steps इन एग फ्रीजिंग। सबसे पहले जब एग फ्रीजिंग के लिए आप अपने एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलेंगे, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आपके कुछ टेस्ट करेंगे। सबसे पहला टेस्ट ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग, जिसे एक ब्लड टेस्ट किया जाता है जिसे बोलते हैं AMH, एंटी मुलेरियल हार्मोन, और उसी के साथ एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है टू चेक AFC, मतलब फॉलिकल्स का काउंट देखा जाता है दोनों ओवरीज के अंदर, और एक जनरल मेडिकल कंडीशन का, मेडिकल हेल्थ का टेस्ट किया जाता है। उसके बाद बेसिस आपकी एज, आपके ब्लड टेस्ट, आपका अल्ट्रासाउंड, उसके बेसिस पे एक प्रोटोकॉल डिसाइड किया जाता है कि आपके कौन से प्रोटोकॉल में आप जाएंगे। एंड वो पीरियड्स के या साइकिल के 2nd या 3rd डे से कुछ इंजेक्शन स्टार्ट किए जाते हैं जो अराउंड 10 to 12 days चलते हैं।
+- 2 डेज़ होता है। इसके बीच में अल्ट्रासाउंड से फॉलिकल्स की मॉनिटरिंग की जाती है, फॉलिकल साइज़ देखा जाता है, और जब फॉलिकल साइज़ एडिक्वेट हो जाता है तब हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसीजर, जिसे बोलते हैं एग रिट्रीवल प्रोसीजर। ये एक डे केयर प्रोसीजर होता है, शॉर्ट एनेस्थीसिया के अंदर अबाउट 20 मिनट्स का प्रोसीजर होता है, जिसमें ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के थ्रू, एक नीडल के थ्रू उस फॉलिकल्स के फ्लूइड को एस्पिरेट किया जाता है। इस फ्लूइड को ट्यूब्स में कलेक्ट करते हैं और फिर इस फ्लूइड को एम्ब्रियोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करते हैं। उससे एग्स को सेग्रीगेट किया जाता है और इन एग्स को फ्रीज़ किया जाता है बाय दी प्रोसेस कॉल्ड विट्रिफिकेशन। अगेन विट्रिफिकेशन एक एडवांस टेक्निक है जिससे एग थॉ सर्वाइवल रेट और आगे जो फर्टिलाइजेशन रेट है एग का, वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है ओवर लास्ट डेकेड। सो ये हमारे प्रोसेस हैं जो, या स्टेप्स हैं एग फ्रीजिंग में। तो ये सारा ही प्रोसीजर इंक्लूडेड है, राइट फ्रॉम योर injections, ultrasounds, day care procedure, anesthesia charges and freezing for 1 year. एग फ्रीजिंग के अलावा भी कोई और तरीका है आपकी फर्टिलिटी को प्रिजर्व करके रखने का? यस, सो इन एडल्ट वुमेन एग फ्रीजिंग करते हैं हम, या फिर अगर कोई मैरिड कपल है, मैरिड वुमेन है, उन केसेस में हम एम्ब्रियो फ्रीजिंग करते हैं। मतलब एग और स्पर्म को मेल पार्टनर से स्पर्म लेके कंबाइन कर देते हैं बाय प्रोसीजर इफ IVF या ICSI, और उन एम्ब्रियोज़ को प्रिजर्व कर देते हैं, क्रायो प्रिजर्व किया जाता है। या फिर अगर किसी गर्ल्स में, जो यंग गर्ल्स हैं, अगर उनको कैंसर हो जाए और उनको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ रहा है, जो कि उनके एग्स को या ओवरीज़ को डैमेज करेंगे, तो उस केस में ओवेरियन टिश्यू क्रायो प्रिजर्वेशन किया जाता है, जिसमें मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी के थ्रू ओवरी के टिश्यू को निकाल दिया जाता है और उनको स्लाइसेस में कट करके पीसेस में ओवेरियन टिश्यू को क्रायो प्रिजर्व कर लेते हैं। और जब वो कैंसर का ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है, उसके बाद उस ओवेरियन टिश्यू को वापस बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो इससे एक डुअल एडवांटेज होता है। 1, फर्टिलिटी भी रिस्टोर होगी, आगे नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस ऑफ कोर्स विद गाइडेंस ऑफ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट वो गर्ल्स प्रेगनेंसी भी कर सकती हैं, और प्लस जो एक नॉर्मल ओवेरियन फंक्शन है या फीमेल हार्मोन प्रोडक्शन है, जो एंडोक्राइन फंक्शन है ओवरीज़ का, वो भी रिस्टोर हो सकता है अगर ओवरीज़ उनकी नॉर्मल फंक्शन करने लग जाए। और मेन में स्पर्म फ्रीजिंग करते हैं फॉर एडल्ट मैन, जहाँ पे इजैकुलेट प्रोड्यूस हो सकता है। बट इन यंग अगेन बॉयज़, अगर किसी को कैंसर है और कीमो या रेडियोथेरेपी के लिए जाना है, उन केसेस में टेस्टिकुलर टिश्यू को भी क्रायो प्रिजर्व किया जा सकता है। बट दिस इज़ an experimental and under research modality, but yes, with advancing technologies, there are a lot of fertility preservation methods जहाँ पे हम depending on the एज के ऊपर डिपेंड करता है जिनको करवाना है, उनके एग रिजर्व पे डिपेंड करता है, उनका किस टाइप का कैंसर है, कैंसर में क्या ट्रीटमेंट एडवाइस किया गया है, या कितना टाइम हमारे पास है बिफोर कैंसर ट्रीटमेंट स्टार्ट करने का। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमें माइंड में रखने पड़ते हैं बिफोर डिसाइडिंग कि कौन सा फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन मेथड हमें चूज़ करना है। जो फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन की आप बात कर रहे हो, क्या ये पूरी तरह सेफ़ है और क्या ये पूरी तरह सक्सेसफुल, इसका सक्सेस रेट जो है 100% है? सो यस, बिल्कुल सेफ़ प्रोसीजर है, इसमें कोई एज सच रिस्क नहीं होता। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, माइनर साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि शॉर्ट टर्म होते हैं, एज सच कोई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट नहीं है इनका किसी भी मेथड का। कमिंग टू सक्सेस रेट्स, यस, जैसे जैसे एडवांस हो रही हैं टेक्निक्स लाइक एग विट्रिफिकेशन, तो जो हमारा एग थॉ सर्वाइवल है वो बहुत इम्प्रूव हुआ है। अगर हम रिसर्चेस को देखें, ASRM स्टडीज़ को देखें, तो उन्होंने उसमें ये पाया गया कि जो फर्टिलाइजेशन रेट है एग थॉ सर्वाइवल का, वो 70 to 80% है फर्टिलाइजेशन रेट। एग थॉ सर्वाइवल रेट इज़ अराउंड 90 to 98%, एंड इम्प्लांटेशन रेट है जो आगे अराउंड 20 to 40% होता है। एंड पर एग जो हमारा प्रेगनेंसी रेट है, क्लिनिकल प्रेगनेंसी रेट, वो पर एग जो है अराउंड 7 to 12% होता है। सो विद एडवांसिंग टेक्निक, सक्सेस रेट्स या आउटकम्स बहुत ही इम्प्रूव हुए हैं। एग थॉ सर्वाइवल रेट इन लास्ट डेकेड विद द एडवांसिंग टेक्निक्स लाइक विट्रिफिकेशन बहुत इम्प्रूव हुआ है। अच्छा डॉक्टर, अगर किसी ने एग अपने फ्रीज़ नहीं कराए हैं
फर्टिलिटी प्रिजर्व नहीं कराई है और लेट अपने 35 और 40 में वो माँ बनना चाहती हैं, तो क्या उसके लिए कोई संभावनाएं हैं? यस, बिल्कुल। पहले सबसे पहले हम एग रिजर्व चेक करते हैं, मतलब AMH चेक करते हैं या फिर अल्ट्रासाउंड करके। सो आजकल बहुत सारे वुमेन हमारे पास डेली प्रैक्टिस में 35 to 40 की एज में आ रहे हैं टू प्लान प्रेगनेंसी। जैसा हमने डिस्कस किया कि बहुत सारे लोग अपनी प्रेगनेंसीज को डिले कर रहे हैं बिकॉज ऑफ करियर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और बहुत सारे रीजंस। तो बिल्कुल IVF के थ्रू, ICSI के थ्रू या समटाइम्स नेचुरली भी, इवन विद ओनली मेडिकेशंस भी इस एज में 35 to 40 में विमेन कैन गेट प्रेग्नेंट। 40 के बाद येस, चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं विद हर ओन सेल्फ एक्स, यानी 40 के बाद एग रिजर्व भी कम हो जाता है, क्वालिटी कम हो जाती है, बेबी के अंदर जो बेबी बनेगा उसके अंदर जेनेटिक प्रॉब्लम्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उन केसेस में कई बार हम डोनर एग के थ्रू भी IVF ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मतलब एग पार्ट हम बाहर से लेंगे और प्रेगनेंसी वुमेन को ही होगी उन एग लेके और मेल पार्टनर से स्पर्म लेके, डोनर एग लेके मेल पार्टनर से स्पर्म लेके एम्ब्रियो बनाएंगे और उस एम्ब्रियो को वुमेन के यूट्रस में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है। मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी बातें आपने बताई हैं जो आम लोग नहीं जानते होंगे और हमारा उद्देश्य भी यही है कि इसे लेकर आपके पास पूरी जानकारी हो, क्योंकि जिस तरीके से लाइफस्टाइल बदल रही है बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे हम अपने एग को कैसे फ्रीज़ करके रख सकते हैं या किस तरीके से फर्टिलिटी रेट आगे हम बढ़ा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं उसके बारे में हम जान पाएँ। चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूँगी, कौन सी वो 5 बातें हैं जो भी एग प्रिजर्वेशन की तरफ जा रहे हैं या करना चाहते हैं, कौन सी वो 5-6 बातें हैं जो लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए? सबसे पहली चीज़, अगर आप सोशल रीज़न से एग्स को फ्रीज़ करना चाहते हैं, मतलब पर्सनल रीज़न से अपनी प्रेगनेंसीज या मैरिज को डिले कर रहे हैं, एक मैसेज मेरा ये रहेगा, द अर्लियर द बेटर इट इज़। मतलब जितना आप जल्दी टाइम पे करेंगे उतना अच्छा हमारा आउटकम रहेगा, क्योंकि एग की क्वालिटी जितनी यंग एज में, लेट 20s या अर्ली 30s में वुमेन की एग क्वालिटी बेस्ट उसमें होती है विद बेस्ट फर्टिलिटी पोटेंशियल, सो अर्लियर द बेटर इट इज़। सेकेंड, अगर अनफॉर्चुनेटली किसी को कैंसर डिटेक्ट हुआ है और आपको ऑन्कोलॉजिस्ट या फिर कैंसर स्पेशलिस्ट ने कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी एडवाइस किया है, उस ट्रीटमेंट पे जाने से पहले ज़रूर एक बार फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलें। जो भी आपकी एज हो, जो भी आपका ओवेरियन रिजर्व हो, ऑफ कोर्स उस पर डिपेंड करेगा आपका फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आपको क्या मेथड या ऑप्शंस देंगे फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन का, डिपेंडिंग ऑन एज, आपका एग रिजर्व, आपकी पर्सनल चॉइसेस, आप मैरिड हैं या नहीं हैं, कैंसर टाइप कैसा है, तो उन सब के बेसिस पे आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आपको फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन ऑप्शंस के बारे में बताएंगे। कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के पास जाने, ट्रीटमेंट करने से पहले ज़रूर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलें टू डिस्कस अबाउट फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन ऑप्शंस। थर्ड, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है प्री मैच्योर मीनोपॉज की या अर्ली मीनोपॉज की या कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की या कोई और ऐसी डिजीज़ जिससे आपके ओवेरियन रिजर्व वुमेन का अफेक्ट हो सकता है, उस केस में भी ज़रूर राइट टाइम पे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिले टू डिस्कस अबाउट फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन मेथड। फोर्थ, किसी को अगर चाइल्डहुड में किसी बच्चे को कैंसर है, प्री प्यूबर्टल, प्यूबर्टी से पहले, चाहे कोई बॉय या गर्ल, उस केस में भी अगर आपको कीमोथेरेपी या उस चाइल्ड को कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी एडवाइस किया गया है, तो ज़रूर, ऑल्दो उस टाइम पे और उस एज में इतना सेंसिटिव सब कुछ होता है और कैंसर डिटेक्शन अपने में ही एक बहुत ही डिवेस्टेटिंग फीलिंग है, डिवेस्टेटिंग स्टेट है, और उस टाइम पे शायद आपके माइंड में नहीं आए, बट एज अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट मेरा रिकमेंडेशन ये है कि वंस कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और कैंसर ट्रीटमेंट ओवर हो जाएगा, आपका कैंसर, एक लाइफ है आगे आपकी, और अगर तब पता चलेगा कि बिकॉज ऑफ दीज ट्रीटमेंट्स वो कैंसर तो ठीक हो गया बट आप प्रेगनेंसी नहीं कर सकते, चाहे वो मेल है फीमेल है, सो इवन इन चाइल्डहुड कैंसर या प्री प्यूबर्टल गर्ल्स एंड बॉयज़, उस केस में भी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिले, क्योंकि फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन ऑप्शंस हैं इवन फॉर यंग पीपल।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि आप ये कैसे कर सकते हैं और क्यों ये आज के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।